जैन साथियों, मैं अंजुम खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पढ़ियार अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंत में कहा था कि उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक चीज बता देता हूं, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो फुल डीप में पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसको हम छोड़ देना है। ठीक है, जैसे पहले क्रिया पढ़ा था, तो क्रिया के अंदर मैंने जो भी कंटेंट होता है, मतलब जो भी टॉपिक्स होते हैं, उस पूरे टॉपिक्स को कवर किया था। ठीक है, आज पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग होते क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स उपसर्ग जो होता है वो प्रीफिक्स होता है, इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्री जो है ना, प्रीफिक्स के अंदर जो प्री होता है, इसका मतलब होता है पहले, या इंग्लिश में इसको कहते हैं बिफोर। तो शब्द जो उपसर्ग है वो वे शब्दांश है जो शब्द से पूर्व लगकर उसका पूर्ण रूप से अर्थ बदलता है। पूर्ण रूप से कह सकता हूं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, अति शब्द। ठीक है, अति के अंदर मैंने जब क्रमण जोड़ा, ठीक है, अति क्या था, उपसर्ग था, और जब मैंने इसके अंदर क्रमण जोड़ा तो क्या बना, अतिक्रमण बना। अतिक्रमण बना, इसके जुड़ने से इस शब्द का जो पूर्ण रूप से अर्थ बदल चुका है। ठीक है, क्रमण का मतलब क्या था कि गर्म रूप से, लेकिन जब मैंने इसके अंदर अति जोड़ दिया तो अति का मतलब क्या होता है, अधिक। तो अति जो है उसके अंदर जब मैंने क्रमण जोड़ा तो इसका पूर्ण रूप से अर्थ बदल चुका है। ठीक है, अब उपसर्ग जो होते हैं वो दो प्रकार से पढ़ते हैं अपन। एक तो होता है संस्कृत के उपसर्ग, एक होता है हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग जो है हम उनको दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, एक हिंदी के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, अब संस्कृत के जो है ना मुख्य रूप से फिक्स है कि उसके 22 ही उपसर्ग होते हैं, 23 नहीं होते ना 21 होते हैं। फिक्स है, 22 ही उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि उपसर्ग के अंदर हम दो प्रकार के उपसर्ग पढ़ते हैं, संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग। अब ऐसा नहीं है जो संस्कृत दे रखे हैं उन्हीं को ही संस्कृत उपसर्ग पढ़ना है, हिंदी वालों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये उपसर्ग जो है ये हिंदी ग्रामर का एक पार्ट है। तो हिंदी ग्रामर का पार्ट होने के नाते आपको उपसर्ग संस्कृत के भी पढ़ने पड़ेंगे और हिंदी के पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो संस्कृत उपसर्ग जो है वो 22 होते हैं मुख्य रूप से। तो मैंने 22 के 22 उपसर्ग लिख के आपके लिए इन उपसर्ग जो है इनके अर्थ भी निकाले हैं और फिर एक एक एग्जांपल दिया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम इन 22 उपसर्ग को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला है अति। ठीक है, अति जो है वो उपसर्ग है और अति का अर्थ क्या होता है, अधिक। अधिक समझते हो, ज्यादा। अब अतिक्रमण, अतिक्रमण क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास इतनी सी जमीन है और आपके पास में एक और प्लॉट है। ठीक है, अभी आपके पास भी प्लॉट है और आपके पड़ोसी के पास भी प्लॉट है, लेकिन आपने क्या करा, अतिक्रमण कर लिया। आपके पास तो इतनी सी जमीन है लेकिन आपने क्या करा, इसकी जमीन पर कब्जा करा। ठीक है, इसी को बोलते हैं अतिक्रमण। मतलब हमारे पास जितना उतना ठीक है, उसके अलावा हम उसके अलावा अधिक अधिक उस पर क्रमण कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। अब बात करें अधि, इसका मतलब भी अधिक ही होता है और एक और अर्थ होता है ऊपर। जैसे शब्द है अधिनायक, एक हम कहते हैं नायक, तो नायक के जो ऊपर वाली उपाधि होती है उसको हम क्या कहते हैं, अधिनायक कहते हैं। अभी का अर्थ होता है सामने, और अभिमान क्या है, जिसमें सम्मान पूर्वक हो। ठीक है, तो सामने मतलब क्या, अभिमान जो है इसके अंदर मान होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, मान। मान मतलब क्या होता है, इज्जत। ठीक है, अगर मैं बात करूं नी की, नी का मतलब होता है बड़ा या निषेध। ठीक है, अब यहाँ पे बड़े का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा। ठीक है, बड़ा का मतलब है कि किसी को सुख मिला तो बहुत ज्यादा सुख मिल गया, किसी को दुख मिला तो बहुत ज्यादा दुख मिल गया। एक शब्द है निदान। एक तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन नी का मतलब क्या था, बड़ा, या कोई एक निषेध रूप के अंदर ये प्रयोग कर रहा है। निषेध मतलब मना करना। ठीक है, तो निदा क्या होता है, ऐसी स्थिति होता है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब वर्षा नहीं होती है। अब जब वर्षा नहीं होगी तो पूरी जो जमीन है वहां पर पानी की किल्लत हो जाएगी। किल्लत होने के कारण जो लोगों का जो जीवन है उसको वहां पे जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस जगह को अपन क्या कहते हैं, निदाग कहते हैं। तो उनके लिए वहां पर जीवन यापन करना बहुत ज्यादा दुखी है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक तरफ से कह सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा हो गया ना। यहाँ पे कोई बड़े रूप से ये थोड़ी है कि बहुत बड़ी चीज से नहीं है, किसी का बहुत बड़ा दुख जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नी उपसर्ग जो है इसलिए प्रयोग करते हैं। बात करूं प्रतीक की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रत्येक। ठीक है, प्रतीक का जो अर्थ होता है, मुख्य रूप से जो अर्थ होता है वो होता है प्रत्येक। और जैसे यहाँ लिख रखा है मैंने प्रत्यक्ष,
प्रति अक्ष में, प्रत्येक अक्ष के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, ठीक है। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। और परिधि, परिधि क्या होता है, नॉर्मली हम ऐसे कह सकते हैं कि चारों ओर जो है ना, इसी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। परिधि मुख्य रूप से उसको भी कहते हैं, भाई पृथ्वी किस पे घूमती है, परिधि पे घूमती है, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। अब बात करूं वी की। वी का हम जो है विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे विकास। विकास का मतलब क्या है कि किसी चीज में आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं है पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हो, खेल के अंदर आगे बढ़ रहे हो तो आपका विकास हो रहा है, ठीक है। अब बात करें विकार की। विकार क्या होता है, परिवर्तन होना, आपके अनुरूप के, आपके अंदर जो परिवर्तन होते रहते हैं, टाइम टू टाइम होते रहते हैं। अगर हम फर्स्ट क्लास में थे तो हमारे को इतनी समझ नहीं थी कि सच क्या होता है, झूठ क्या होता है, लेकिन जब 10th क्लास के अंदर आए तो ये अच्छे समझ में आ जाता है। तो आपके अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब बात करें अनु की। अनु का अर्थ होता है पीछे, ठीक है। अनु का अर्थ होता है पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ अनुगामी। अनुगामी का अर्थ क्या होता है, अनु का मतलब तो पीछे था, और गामी का मतलब गमन करने वाला, चलने वाला। तो जो पीछे चलने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, अनुगामी बोलते हैं। अब देखो सु का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। सु का मतलब क्या होता है, अच्छा। तो सु अवसर, अच्छा अवसर, उसको अपन क्या बोलते हैं, सु अवसर, ठीक है। अप जो है, अप का अर्थ जो होता है, मुख्य रूप से जो अप का अर्थ होता है वो होता है बुरा, ठीक है। तो अप जो है उसका अर्थ होता है बुरा, तो यहाँ पे लिखा हुआ अपकर्म, अपकर्म, ठीक है। अपकर्म मतलब, अप का मतलब क्या है, बुरा, और कर्म का मतलब कार्य, जो बुरा कार्य कर रहे हो उसको अपन क्या बोलते हैं, अपकर्म बोलते हैं, ठीक है। अपि, अपि का अर्थ क्या होता है, किंतु, ठीक है। अपि का अर्थ क्या होता है, किंतु। हम ये जो शब्द है अपितु होता है, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग हम जब वाक्य लिखते हैं ना, तो वाक्य के बीच में प्रयोग करते हैं। मैं तो गया था किंतु वह नहीं गया था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वाक्य के बीच में उस चीज का प्रयोग करते हैं। और अगर ये जो इसका अर्थ जो है वो है किंतु, किंतु मैंने बता दिया कैसे प्रयोग होता है। अब इसका जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं अपितु, ठीक है, अपितु बोलते हैं। अव की बात करूं तो अव का अर्थ भी बुरा ही होता है। अव का अर्थ क्या होता है, बुरा, अच्छे से लिख रहा होगा ना। अव का अर्थ क्या होता है, बुरा। और अवचेतन, चेतन मतलब क्या है, हमारी जो थिंकिंग होती है ना उसको बोलते हैं चेतन। तो अवचेतन मतलब क्या है, बुरा सोचना, ठीक है, उसी को बोलते हैं। अवसाद का मतलब क्या होता है, अवसाद, अव का मतलब क्या है, बुरा, और साध मतलब नॉर्मली जो अवसाद है उसका प्रयोग हम करते हैं जब कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, ठीक है, अपने जीवन से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है ना, उसको बोलते हैं अपन अवसाद, ठीक है। तो ये 12 अवसर का अपन ने पढ़ लिया, अब 13 पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आ का जो मुख्य रूप से जो अर्थ होता है वो होता है तक, ठीक है। आ जन्म, जन्म तक, ठीक है। आ से मतलब क्या हुआ, जन्म, आ से हुआ तक, और जन्म से क्या हुआ, जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म तक। उप, उप क्या होता है, उप का अर्थ होता है पास, ठीक है। उप का अर्थ क्या होता है, पास। और यहाँ पे लिखा हुआ है उपनिवेश, ठीक है। उपनिवेश, उपनिवेश क्या होता है, जब हम हमारे देश के अंदर ही जब हम निवेश कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं उपनिवेश, ठीक है। तो उपनिवेश क्या है, हमारे देश जो है अब हमारे तो समीप ही है, पास ही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उप का प्रयोग करते हैं उपनिवेश शब्द के लिए। बहुत सारे शब्द होते हैं लेकिन मैंने एक एक शब्द रखा है ताकि इस अर्थ के साथ साथ आपको उपसर्ग अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। प्र का मतलब होता है आगे, ठीक है। प्र का मतलब कौन होता है, आगे। प्रस्तावना, अगर आप हिंदी की किताब पढ़ते हो, ठीक है, एनसीईआरटी को छोड़ के कोई एक जो किताब होती है जिसमें मान लो किसी चीज के बारे में बताते हैं, किसी चीज का इतिहास बताते हैं, तो मुख्य रूप से क्या होता है कि उस किताब के आगे ही एक प्रस्तावना लिखी हुई होती है। तो प्रस्तावना कहाँ आती है, आगे आती है ना, प्रारंभ में आती है। तो इसलिए हम प्र का उपयोग क्या करते हैं, प्र जो है वो उपसर्ग है, तो हम प्र का उपयोग क्या करा, प्रस्तावना का उपयोग क्या करा, कि जो आरंभ में आती है, शुरुआत के अंदर आती है, आगे आती है, उसी का उपयोग क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। अगर मैं बात करूं दुर, दुर का जो अर्थ होता है वो होता है बुरा, ठीक है। दुर का अर्थ क्या होता है, बुरा। दुर्दशा, दशा का मतलब समझते हो, दशा का मतलब होता है स्थिति, और दुर का मतलब क्या हुआ, बुरा। तो बुरी स्थिति, जिसकी बुरी स्थिति उसको अपन क्या बोलते हैं, वो दुर्दशा में है, दुर्दशा में है, ठीक है। अब बात करें निर, निर का मुख्य रूप से जो प्रयोग होता है ना, मुख्य रूप से नी दिख रहा है आपको, नी मतलब मना करना, सीधी सी बात है, ठीक है। निर, निर का जो है या तो बड़ा, कोई बड़ा विशेष रूप से जो है ना उसके बारे में प्रयोग करते हैं, नहीं तो निषेधात्मक प्रयोग में भी करते हैं। निषेधात्मक मतलब क्या है, हमारे जब हम जिस चीज को मना करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, निषेधात्मक चीज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ निर्निमेष, निर्निमेष, ठीक है।
निर्निमेष का मतलब क्या होता है, जो आंख नहीं झपकाता है, ठीक है, आंख नहीं झपकाता है, अपन तो नॉर्मली आंख झपका लेते हैं, 1 मिनट आंख झपका ली, तो इसको निर्निमेष नहीं कहेंगे, इसको निमेष कहेंगे। निर्निमेष लगते ही क्या हो जाएगा, आंख को झपकाना नहीं है, ठीक है। अब बात करूं दुष् की, दुष् का अर्थ भी क्या होता है, बुरा, और दूर का अर्थ भी क्या होता है, बुरा, ठीक। ऐसे आपको पता होगा, अति का अर्थ भी क्या था, अधिक, अधिक का अर्थ भी क्या था, अधिक, ठीक है। अब देखो दुष्, मेरे समझ में आ गया, दुष्, दुष् का अर्थ क्या है, बुरा। दुस्वप्न, रात को सोते रहते हैं, देखो दुस्वप्न मतलब क्या होता है, बुरा सपना। अब रात को जब हम सोते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे को सपने आते हैं। अगर कोई बुरी चीज को सोच रहे हैं, कोई गलत चीज को सोच रहे हैं, उसी के बारे में सपने आएंगे, ठीक है। दुष्कर्म क्या होता है, गलत काम करना, ठीक है। दुष्कर्म क्या होता है, गलत काम करना, ठीक है। अब बात करूं सम, सम का जो मुख्य रूप से अर्थ होता है वो होता है अच्छी तरीके से, ठीक है, अच्छी तरीके से। अब एक शब्द है समाधिक, सम का मतलब क्या है, अच्छा, और अधिक मतलब बहुत ज्यादा अच्छा, है ना, इसी को बोलते हैं समाधिक, ठीक है। निस की बात करूं तो निस का जो मुख्य रूप से जो अर्थ है वो क्या है, विपरीत। विपरीत मतलब क्या होता है, मैं सच बोलता हूं तो वो झूठ बोलता है, ठीक है, वो झूठ बोलता है, या वो सच बोलता है तो मैं झूठ बोलता हूं। अब दोनों के अंदर क्या है कि मैं सच बोल रहा हूं तो वो झूठ बोल रहा है, तो सच के विपरीत क्या है, झूठ। वो सच बोल रहा है तो मैं झूठ बोल रहा हूं, तो हम दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत में है, रात दिन दोनों एक दूसरे के विपरीत में है, ठीक है। अगर मैं बात करूं निस की, निस का अर्थ है विपरीत, और निस्वार्थ, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, स्वार्थ की भावना इंसान के अंदर होनी नहीं चाहिए। स्वार्थ क्या होता है कि अपने आप में खुश रहना, बस अपने आप से मतलब रखना। ऐसी हमें जो है वो परोपकार की भावना रखनी चाहिए, मतलब दूसरों की मदद करने की भावना रखनी चाहिए, ठीक है। तो स्वार्थ मतलब क्या है कि अपने में ही पूर्ण रूप से अपने बारे में सोचते रहना कि मैं आगे विकास करूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए दिमाग के अंदर, ठीक है। तो निस्वार्थ मतलब क्या, हमारे अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। उद्ध की बात करूं तो उद्ध क्या होता है, ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है। जैसे आप स्कूल का जब एनुअल फंक्शन होता है तो उसका उद्घाटन होता है, ठीक है, या उद्घोषणा होती है, जब एनुअल फंक्शन हो जाता है आखिरी में, जब कोई जो मुख्य अतिथि आता है वो उद्घोषणा करता है, तो उसका उद्ध का मतलब क्या था, या तो ऊपर या श्रेष्ठ। तो यहाँ पर हम उद्घाटन का ऐसा थोड़ी कहेंगे ऊपर गाटन, नहीं, उद्ध का मतलब है श्रेष्ठ, और गाटन का मतलब जो भी उद्घाटन किया उन्होंने, ठीक है, श्रेष्ठ उद्घाटन किया, ठीक है। उद्घोषणा मतलब क्या है, घोषणा करी उन्होंने, और उद्ध का मतलब क्या था, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ घोषणा करी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, उद्घोषणा का मतलब क्या हुआ, जिन्होंने श्रेष्ठ घोषणा करी उसको क्या बोलते हैं, उद्घोषणा बोलते हैं। तो दोस्तों 22वां जो शब्द था वो था परा। परा का जो अर्थ होता है वो होता है विपरीत, ठीक है। परा का अर्थ क्या होता है, विपरीत या पीछे। जैसे एक शब्द है पराजय, पराजय, परा का अर्थ क्या होता है, विपरीत, और जय का अर्थ क्या होता है, जीतना, जीतने के विपरीत, जीतने के विपरीत क्या होगा, हारना, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं हम हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग फुल डीप में पढ़ लिए, ठीक है, फुल। अब बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग की, ठीक है। हिंदी में बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, ठीक है। मैंने मुख्य रूप से वही उपसर्ग आपके लिए लेके आया हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो संस्कृत के जो उपसर्ग है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। हिंदी के मुख्य रूप से कोई ऐसा मुख्य रूप से कहा नहीं गया, जैसे संस्कृत में कहा गया है कि 22 उपसर्ग ही होते हैं, 22 का 23 नहीं हो सकता, 22 का 21 भी नहीं हो सकता। लेकिन हिंदी में ऐसी कोई मान्यता नहीं है, या हिंदी के अंदर ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है कि हिंदी के उपसर्ग जो है वो फिक्स हैं कि 12 ही होते हैं, 13 ही होते हैं, 14 ही होते हैं, ठीक है, कुछ कितने भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हिंदी के उपसर्ग जो है, जैसे यहाँ पर एक बात बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर देखो चौ, दू और ती, हिंदी के अंदर इसको चौ को अलग उपसर्ग माना जाता है, दू को अलग उपसर्ग माना जाता है, और ती को अलग उपसर्ग माना जाता है। लेकिन है तो तीनों संख्यावाचक, ठीक है, इसलिए मैंने इन तीनों को साथ में रख के तीनों को एक साथ समझा दूंगा, ठीक है। और मुख्य रूप से क्या होता है कि कोई भी उपसर्ग ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो दू, और यहाँ पर भी देखो दू। यहाँ पर दू का मतलब क्या है, दो, ठीक है, वो प्रयोग करने में पता लगेगा कि दू का मतलब दो कैसे आया, और यहाँ पर दू का मतलब प्रयोग करने में पता लगेगा कि इसका मतलब कम या खराब क्यों होता है, ठीक है। तो अब अच्छे समझते हैं कि अ जो है ये अ उपसर्ग है, और इसका जो मतलब होता है वो नहीं होता है, ठीक है। अब एक शब्द है यहाँ पर अछूता, छूता का मतलब क्या होता है, छुआ हुआ, और अ का मतलब क्या है, नहीं, जो छुआ हुआ नहीं है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अछूता। एक चीज एक शब्द आपने पढ़ा होगा, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ठीक है, टच नहीं करना है, ठीक है, ऐसा जो है वो छोटी जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था,
पर ऐसा करना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं अध की। अध का जो अर्थ होता है वो होता है आधा, ठीक है। वो बोलता है ना, कोई भी बोल देता है कि ये तो अधमरा है, मतलब आधा मरा हुआ है, ठीक है। या कोई गलत काम करोगे तो पुलिस अधमरा कर देती है मार मार के, ठीक है। ऊ का मतलब क्या होता है ऊंचा, ठीक है। ऊ का मतलब क्या होता है ऊंचा। उछालना, उछालते हैं तो हम ऊंचे, जो ऊ का मतलब क्या है ऊंचा। भाई उछालते हैं तो अपन ऊंचे ऊपर की साइड में तो उछालते हैं, नीचे तो नहीं उछालने से रहे। बात करें उनका मतलब क्या होता है एक कम, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 49। 49 क्या होता है पता है? 49 होता है 49, इसको बोलते हैं 49। अगर आपको कोई कहे कि 49 जो है वो 49 कैसे है, उनका मतलब क्या था एक कम और 50 नहीं है। जब इसका विग्रह करोगे ना तो इसका जो विग्रह निकलता है वो ऐसे निकलता है उन प्लस 50, ठीक है। तो उनका अर्थ क्या है एक कम और 50 नहीं है, ये 50 है, ठीक है। तो 50 से एक कम कौन सा है 49। ऐसे ही 39 कहते हैं, 39 नहीं कहते हैं, 39 कहते हैं, ठीक है। तो 39 क्या है 40 से एक कम 39, ठीक है। 29 कहते हैं, तो 29 क्या होता है 30 से एक कम, क्या हो गया 29, ठीक है। अव की बात करें तो अव का जो मुख्य रूप से अर्थ होता है वो क्या होता है बुरा होता है। संस्कृत में मैंने बताया था दुष्ट का अर्थ क्या होता है बुरा, ठीक है। ऐसे हिंदी के अंदर जो है अव का अर्थ जो होता है वो बुरा होता है। कोई कहता है ये तो अवगुण है, अवगुण का अर्थ क्या है उसके अंदर जो गुण है वो सही नहीं है, बुरे गुण है उसके अंदर। का या कु की बात करूं तो कु का अर्थ भी क्या होता है बुरा होता है या कठिन, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं कुसंगत, ठीक है। कोई कहता है ना, जैसे जब कोई लोग बात कर रहे होते हैं तो इसकी जो संगत जो है ना वो कुसंगत, ये तो कुसंगत में है। कुसंगत मतलब क्या है कि बुरी संगत के अंदर है, ठीक है। अब बात करें चौ, दू और तीन की, ठीक है। चौ का मतलब क्या होता है चार, ठीक है। जैसे मुख्य रूप से ये शब्द है, ये आपने सुना होगा चौराहा, ठीक है। दू का जो आपने प्रयोग करा वो मैं बता रहा हूँ आपको दुगुना, ठीक है। और ती जो है तीन तिकोना, ठीक है। तो चौ का अर्थ क्या, चौ का जो मुख्य रूप से जो अर्थ है वो क्या है चार। दू का मतलब क्या होता है दो, ती का मतलब क्या होता है तीन, ठीक है। तो चौ का अर्थ क्या हुआ चौराहा। दू का अर्थ क्या हुआ अर्थ नहीं, दू का जो हमने जब उपसर्ग के अंदर जो है इसका जो प्रयोग किया तो दुगुना बन गया, तिकोना बन गया। तो यहाँ पर पढ़ने से पता लग रहा है, पढ़ने से पता लग रहा है कि दो गुना 2 टाइम्स चौराहा, चार राहों का जो समूह होता है ना उसको बोलते हैं चौराहा। तिकोना, तिकोना क्या होता है जिसके 3 कोने होते हैं। 3 कोने किसके होते हैं ट्राइंगल के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दू की। इस दू का मतलब या तो कम होगा या खराब होगा, ठीक है। जैसे एक शब्द है दुर्बल, बोलते हैं ना किसी का स्वरूप देख के बोल देते हैं कि ये व्यक्ति दुर्बल है। दुर्बल का मतलब क्या होता है भाई, दुर का मतलब मैंने आपको बताया कम, और बल का मतलब क्या होता है जिसमें शक्ति या बल मतलब ताकत, जिसमें कम ताकत होती है उसको अपन क्या बोलते हैं दुर्बल बोलते हैं, ठीक है। पर की बात करूं तो पर का अर्थ क्या होता है दूसरा, ठीक है। पर का अर्थ क्या होता है दूसरा। अब मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं परहित, ठीक है। हित का मतलब क्या होता है साथ देना, पर का मतलब क्या है दूसरों का। तो दूसरों का जब हम साथ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं परहित बोलते हैं। बिन का जो मुख्य रूप से प्रयोग जो है वो अभाव में होता है, मतलब इसका भाव प्रकट नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं बिन देखा, मैंने देखा ही नहीं है, बिन देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भाव प्रकट नहीं होता है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बिन देखा। बिन का मतलब क्या है बिना देखा, बिना देखा मतलब देखा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भाव प्रकट नहीं होता है। भर की बात करूं तो मतलब क्या भरा हुआ, ठीक है। कोई बोलता है खाना खा लिया, हाँ जी भर पेट हूँ। भर पेट मतलब मेरा पेट भरा हुआ है, तो भर पेट, पेट भरा हुआ है, ठीक है भर पेट। अब बात करूं से की, तो से क्या होता है सहित, ठीक है। से का मतलब क्या होता है, से का मतलब होता है सहित। जैसे यहाँ पर प्रयोग करा था ना पर हित का मतलब क्या होता है साथ देने वाला। अब से का मतलब क्या है, से का मुख्य रूप से जो अर्थ है वो है साथ, और यहाँ पर मैंने शब्द लिख दिया है कि सहित, साथ हित। हित मतलब क्या मदद करने वाला, जो साथ में मदद करने वाला वो होता है सहित, ठीक है।
आखिरी जो शब्द है वो क्या है, स। और स का मतलब क्या होता है, अच्छा। इससे पहले मैंने संस्कृत उपसर्ग जब पढ़ाए थे, ठीक है, अभी जो 22 उपसर्ग पढ़े थे अपन ने, उसमें मैंने सु शब्द बताया था, जो संस्कृत भाषा या संस्कृत के 22 उपसर्ग के अंदर गिना जाता है ये सु, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, अच्छा होता है, मैंने बताया था, सु अवसर, अच्छा अवसर। और हिंदी के अंदर भी स का प्रयोग जो है, और सु, इसके अंदर सु का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है सु का नहीं करते हैं, स का भी करते हैं, सु का भी करते हैं, ठीक है। तो स का अर्थ क्या होता है, अच्छा। और सपूत, पूत क्या होता है, बेटा। तो सपूत, कोई माँ कहती है ना कि मेरा बेटा सपूत है, सपूत मतलब क्या, अच्छा बेटा है मेरा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जो उपसर्ग थे संस्कृत के और हिंदी के दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं देखी समझाने में, ठीक है। अब हम अच्छे से प्रत्यय को समझेंगे कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, उस प्रत्यय के प्रकार को आप कैसे पहचानोगे कि प्रत्यय के अंदर कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। इससे पहले जब मैंने क्रिया पढ़ाई थी, ठीक है, जब मैंने क्रिया पढ़ाई थी तो क्रिया के अंदर मैंने तद्धित और कृत इन दोनों शब्द के बारे में अच्छे से बताया था, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूं, कृत का मतलब क्या होता है। आपको मैंने ये तो बताया था ना, क्रिया क्या होती है, किसी शब्द में किसी कार्य का होना या किसी कार्य को करना, ठीक है। ये दो मुख्य रूप से जो, अगर हमको क्रिया को पहचानना है, या तो किसी कार्य का करना होगा या किसी कार्य का होना होगा। मैंने दो एग्जाम्पल बताए थे, मोहित फुटबॉल खेलता है, तो मोहित फुटबॉल खेलता है तो मोहित कुछ कार्य कर रहा है। पुस्तक अलमारी में रखी है, पुस्तक कोई कार्य नहीं कर रही है, पुस्तक का अलमारी के अंदर होना है, तो वो क्रिया के बारे में बताया था मैंने आपको अच्छे से। अब बात करते हैं कृत और तद्धित, द के नीचे याद आता है, ठीक है। तो कृत प्रत्यय होता क्या है, जैसे मैंने बोला फुटबॉल खेलता है, खेलता है, ठीक है। क्रिया के अंदर जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं ना खेलना, मुख्य रूप से ना का प्रयोग करते हैं, कूदना, ठीक है। तो कृत प्रत्यय के अंदर होता क्या है, आप अच्छे से समझना इस चीज को, ठीक है। एक शब्द है खेलना, ठीक है। इस खेलना के अंदर अगर मैं कहूं आपको कि मुख्य रूप से शब्द है क्या, ये तो क्रिया है, क्रिया है, क्रिया किससे बनी, शब्द को जोड़ के किसी ना को जोड़ा तभी तो ये क्रिया बनी। लेकिन खेलना के अंदर जो खेल है ना, ये मुख्य रूप से शब्द है, ठीक है। तो कृत प्रत्यय के अंदर होता क्या है कि धातु, और धातु क्या होता है, जो मुख्य रूप से जो ओरिजिनल शब्द होता है ना, उसको अपन धातु कहते हैं। और उसमें अपन क्या करते हैं, ना को जोड़ देते हैं, और ना क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। तो अच्छे से समझो कि कृत प्रत्यय के अंदर क्या होता है। जब अपन धातु, धातु का मतलब क्या है, ओरिजिनल शब्द, जब हम ओरिजिनल शब्द में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, कृत प्रत्यय बनता है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। अब बात करते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, है ना, खाना। मैं आपसे पूछूं कि धातु क्या है, खा, प्रत्यय क्या है, ना, तो मुख्य रूप से आपको पता लग गया ना कि ये कौन सा प्रत्यय होगा। भाई ओरिजिनल शब्द का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, और ना का प्रयोग हो रहा है। ना क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। तो खाना, कूदना, रोना, सोना, हंसना, ठीक है, सब में क्या हो रहा है कि मुख्य रूप से जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो तो है धातु, और धातु के साथ जो प्रत्यय प्रयोग कर रहे हैं वो क्या होता है, ना, ठीक है। ये इसलिए अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, कैसा भी प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब बात करता हूँ तद्धित प्रत्यय की। तद्धित का मैंने एक और नाम बताया था जब क्रिया पढ़ी थी, उसके अंदर बताया था कि तद्धित जो है उसका एक और नाम होता है नाम धातु, ठीक है, नाम धातु, नाम धातु। अब ये भी बताया था कि नाम धातु होता क्या है, ठीक है। तद्धित जो प्रत्यय है उसके अंदर क्या होता है, नाम धातु होता है। तो नाम धातु होता है क्या है, संज्ञा होता है, विशेषण होता है, एक शब्द होता है। इसमें मुख्य रूप से आप शब्द को पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि ये कौन सा प्रत्यय है। जैसे मैं बात करूं सांप, सपेरा, एक शब्द होता है सपेरा। सपेरा कौन होता है, सांप को मुख्य रूप से अपने पास रखता है, उसको जो उसकी बीन बजा के नचाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सपेरा। तो सपेरा जो शब्द है उसमें अपने ने नाम धातु का प्रयोग करा है ना,
कैसे करा प्रयोग भाई, सपेरा जो है ऐसे थोड़ी बन गया, इसमें मैंने सांप को जोड़ा था और इसमें एरा को जोड़ा। सांप में मैंने जब एरा को जोड़ा तो सांप क्या है, संज्ञा है ना, सांप क्या है, संज्ञा है। तो सांप में जब मैंने एरा को जोड़ा तो क्या बन गया, सपेरा बन गया। मतलब क्या है, यहाँ पर हमने संज्ञा क्या प्रयोग करा था, ठीक है, खा, कूद, खेल, यहाँ पर क्या है, कोई संज्ञा थोड़ी है, तो यहाँ पर तो कोई भाव प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पर नाम जातों की बात करें तो सांप से आपको सीधा पता लग रहा है कि सांप जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, क्योंकि किसी का नाम नहीं, सांप का नाम नहीं लिया मैंने। अगर मैं बोल देता कोबरा तो सांप का नाम है, ठीक है, सांप नहीं है, सांप का नाम है, ठीक है। सांप बोलते ही सांप पूरी जाति, पूरी सांप की जाति का बोल जाता है। तो सांप क्या थी, जातिवाचक संज्ञा, और सांप में जब मैंने एरा जोड़ा तो क्या बन गया, सपेरा बन गया। तो मुख्य रूप से मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय आज जिस तरीके से समझाएं आपको 100% समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और इससे कितने भी क्वेश्चन आ जाएं आप उसमें करने में दिक्कत नहीं आवे, ठीक है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।